मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी हरिद्वार दौरे पर। टिहरी लोक फेस्टिवल में होंगे शामिल। हरिद्वार में अमित शाह दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज। नई ट्रिप कार सिस्टम में अब टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी तय। ज्यादा किराया वसूलने पर होगा अब परमिट रद्द। होली के दिन मारपीट के बाद व्यापारियों का बाजार बंद। उप जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन जारी। 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश। सैनिक विश्राम गृह और शहीद द्वार जल्द शुरू करने के आदेश जारी। दहेज प्रताड़ना का बड़ा मामला आया सामने। मृतका कहकशा आलम की हुई मौत। पति सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। परिवार कर रहा है न्याय की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जहां बता दें देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तराखंड में बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 5 बजे अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बैठक बता दें सचिवालय में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बता दें अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार भी किया जाएगा। बता दें बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के विषय पर भी चर्चाएं होंगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार की नई योजनाओं की घोषणाओं की भी संभावना है। राज्य मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, क्या कुछ अपडेट है बैठक से जुड़े हुए? क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। पुष्कर जी। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जो शाम 5 बजे जो है कैबिनेट बैठक जो है सचिवालय में होगी, क्योंकि तमाम सारे मुद्दे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो गैरसैंण में जो 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक जो बजट सत्र को चलना है, उसको लेकर जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक जो आज होनी है। इसमें बहुत कैबिनेट मंत्री जो है सुबोध उनियाल रहने वाले हैं, उसका गणेश जोशी रहने वाले, तमाम सारे आला अधिकारी हैं, सचिव हैं, संबंधित विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं मौजूद रहेंगे। क्योंकि सचिवालय में आज बैठक होगी, 5 बजे की बैठक होगी। क्योंकि सुबह का जो कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का बड़ा शेड्यूल है। टिहरी जाएंगे, टिहरी के बाद जो है आपका जो हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके बाद जो है शाम 5 बजे का जो कार्यक्रम है जो है कैबिनेट बैठक में लिया गया है। क्योंकि आने वाले 9 मार्च से और 13 मार्च तक किस तरह का बजट जो है उत्तराखंड के विभागों को मिलेगा, यानी विभिन्न विभाग, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आपका रोड हो, सड़क हो, चाहे तमाम सारे शिक्षा से लेकर हो, आपका जो है चारधाम यात्रा शुरू होनी है उसको लेकर हो, तो वो आज कैबिनेट बैठक जो है 5 बजे शुरू की जाएगी। और सभी कैबिनेट मंत्रियों को जो है इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। और आला अधिकारी यानी पीडब्ल्यूडी भी इसमें होगा, सिंचाई विभाग भी इसमें होगा, पर्यटन इसमें होगा, तमाम सारे सचिवों के साथ जो है कैबिनेट बैठक होगी। हाँ, हालांकि किस तरह के कितने प्रस्ताव पारित होते हैं ये 5 बजे के बाद पता चलेगा इसलिए, लेकिन कैबिनेट बैठक को लेकर जो पूरी तैयारियां कर ली। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल गैरसैंण को लेकर है। क्योंकि गैरसैंण में जो 9 से 13 तारीख को जो बजट सत्र होना है, बजट सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक यहाँ पे जो है कैबिनेट की बैठक जो है 5 बजे वाली थी। इस बार बजट सत्र को लेकर भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बजट सत्र पर क्या कुछ खास होने वाला है इस बार?
नेहा, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है उत्तराखंड, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और अंतरिम बजट होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरारी चरण में। इस तरह का बजट रहने वाला है। ये बजट जब पारित होगा, संसद में आएगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों को लेकर चाहे पुलिस प्रशासन हो, क्योंकि हमेशा से ही उत्तराखंड जो है आंदोलनकारी धरती रही हुई है, तो इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। क्योंकि विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है कि 3 दिन के सत्र में क्या होगा, 3 दिन का जो समय है इसमें सत्र जो है की तिथि बढ़ने की, लेकिन कितने प्रश्न आएंगे, कितना सवाल जवाब होंगे, तो आने वाले समय में पता चलेगा इसमें। लेकिन जो कैबिनेट की बैठक है वो गैरसैंण को लेकर और बजट सत्र होना है, जो आगामी जो चुनावी साल में हम जाएंगे उसको लेकर। हो सकता है कि इस बार का जो चुनावी बजट हम इसको कह सकते हैं कि हो सकता है कि उत्तराखंड वासियों को या 13 के 13 जिलों को ऐसी बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट दे सकती है। लेकिन वो 5 बजे के बाद पता चलेगा इसमें का किस तरह का बजट रहने वाला है और किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, कितने विधेयक यहाँ पे पास होंगे, तो शाम को 5 बजे के बाद पता चला। लेकिन तैयारियां, पूरा फोकस जो है इस समय जो है बजट को लेकर जो है, गैरसैंण को लेकर जो है तैयारियों के साथ जो है 5 बजे बैठक होगी और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि बजट कितने दिन का हो, कितने प्रश्न आएंगे, ये आपके सामने रख दिया जाएगा। इसमें पुष्कर, बिल्कुल। साथ ही ये भी बताइए कि आम जनता से जुड़े हुए किन कुछ मुद्दों को लेकर खास चर्चा होने वाली है इस बैठक में? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल वही है स्नेहा की चारधाम यात्रा, क्योंकि चारधाम यात्रा आज से ही जो है रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है, जो पोर्टल है। तो पर्यटन के क्षेत्र में लेकर जो है जो लोग हमारे इस समय 2026 की जो चारधाम यात्रा होगी 19 अप्रैल से शुरू होनी है, इसको लेकर जो है अहम चर्चाएं हो सकती है। पर्यटन मंत्री भी रहेंगी, पर्यटन सचिव भी रहेंगे और आला अधिकारी जिला अधिकारी जितने भी है, चाहे चमोली जिलाधिकारी हो, रुद्रप्रयाग हो, आपके उत्तरकाशी हो, ये जिला अधिकारियों को जुड़ने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि पर्यटन और इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वनाग्नि की घटना को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकी, क्योंकि पहाड़ी जनपदों में जो वनाग्नि घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये 4-5 बिंदु जो है इस समय कैबिनेट की जो बैठक होगी 5 बजे होगी, वो जनता से जुड़े हुए सवाल भी होंगे, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष में जाना है, तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन वादे भी होंगे और इनको पूरा करने की जो तिथि भी होगी। हालांकि 5 बजे के बाद जो कैबिनेट शुरू होगी, किस तरह का कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा, तो आने वाले समय बताएगा स्नेहा। लेकिन कैबिनेट की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई और जनता के सामने जो है 2 चुनौतियां, यानी सरकार के सामने भी है और जनता के सामने भी है। एक तो आपका पर्यटन को लेकर, यानी कि चारधाम यात्रा भी हमारी शुरू होने वाली है, और इससे बड़ा सवाल जो है हमारा इस आने वाले समय में जो कुंभ मेला भी है और उसके बाद जो है यात्रा सीजन भी है और नंदा रात भी होनी है। हो सकता है कि ये चारों को लेकर जो है इस कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की जो तैयारियां हमारी आगे होने वाली है। इसलिए धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आप बने रहिए, आगे और भी अपडेट्स आपसे जरूर लेते रहेंगे। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें, आज का दौरा मुख्यमंत्री का टिहरी पर होने वाला है। बता दें, आज उनका टिहरी और हरिद्वार का दौरा तय है। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री देहरादून के कैंप कार्यालय से जॉली ग्रांट हेलीपैड के लिए बता दें रवाना होंगे। इसके बाद 11:15 पर हेलीकॉप्टर से टिहरी के लिए रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही बता दें, करीब 11:45 पर मुख्यमंत्री टिहरी की कोटी कॉलोनी हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां दोपहर 12 बजे बता दें वह टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन में भी शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। इसके बाद दोपहर 2:30 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी से बता दें हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। करीब 2:55 पर वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। बता दें, हरिद्वार में मुख्यमंत्री बैरागी कैंप में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा भी लेने वाले हैं। इसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री देहरादून सचिवालय में होने वाली बता दें कैबिनेट बैठक में भी शामिल होंगे। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां कई अहम फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता दें टिहरी और हरिद्वार के दौरे पर हैं। 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, जिसको लेकर भी वो अब सभी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री खुद लेने वाले हैं।
इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पुष्कर सिंह नेगी। पुष्कर जी, लोक फेस्टिवल जो ये टिहरी लेक फेस्टिवल होने वाला है वो भी लगातार सुर्खियों में है। सीएम खुद शिरकत करेंगे, क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, होली के बाद का मुख्यमंत्री का ये टिहरी और हरिद्वार जनपद का दौरा है। क्योंकि टिहरी की अगर मैं बात करूं तो टिहरी तो ऐसी एक ऐसी विरासत है जिसमें जाना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। 12 बजे का इनका कार्यक्रम यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल होना है 9 तारीख, आज से यानी 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई फेस्टिवल चलेगा। पर्यटन को लेकर क्या क्या संभावना जो है यहाँ पे देखी जाएगी टिहरी में, इसको लेकर भी यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो निश्चित समय शेड्यूल था उसी के समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है टिहरी पहुंच गए हैं। टिहरी पहुंचने पर जो है उन्होंने जो मेला है, यानी जो उत्तराखंड का जो टिहरी महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है, वेस्ट फेस्टिवल के नाम से इसको जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे तमाम सारे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, तमाम सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इनके स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। स्वास्थ्य से लेकर आपका उद्यान से लेकर आपका और कृषि विभाग से लेकर तमाम सारे फेस्टिवलों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। और जनता को जागरूक किया जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में यदि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो किस तरह से ये हमारा उत्तराखंड रहने वाला। क्योंकि टिहरी एक ऐसी विरासत है, यहाँ पे यदि भगवान बद्री विशाल के कपाट जब खुलते हैं तो तेल जो गाड़ू घड़ा जाता है तो इसी एरिया से जाता है, यानी कि विरासत के रूप में इसको टिहरी को देखा जाता है। तो यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है 12 बजे का है और तमाम सारे करोड़ों की सौगात यहाँ पे दे सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी वासियों को। और उसके बाद का जो कार्यक्रम है 2:30 बजे के बाद का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार, क्योंकि अमित शाह जो है कल जो है गुरुकुल कांगड़ी में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं प्रशासन की ओर से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो आला अधिकारी हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे थे क्योंकि गृह मंत्री ने पहुंचना है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को होना है। इसको लेकर यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो 5 बजे का जो कार्यक्रम है जैसे कैबिनेट की बैठक होनी है। तो हालांकि मुख्यमंत्री का जो होली के बाद का जो मुख्य जो कार्यक्रम था वो टिहरी और हरिद्वार दोनों जनपदों को हमको देखने को मिला है। और कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अमित शाह जो है वहां पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे तो वहीं रहेंगे। आज हो सकता है कि आज 5 बजे के बाद जो है वो रवाना जो है हरिद्वार के लिए होना है। लेकिन हरिद्वार का जो कार्यक्रम है इसका यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा जिस क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री और आपका जो है अमित शाह को पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आज बिजी शेड्यूल हमको देखने को मिला है। इसलिए जी बिल्कुल, इस दौरे पर सभी की नजर है पुष्कर जी। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी 4 दिवसीय दौरा शेड्यूल्ड है। तो क्या सीएम से मुलाकात और क्या कुछ होने के आसार है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? तकनीकी समस्याओं के कारण संपर्क टूटा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बता दिए अहम दौरा जो आज टिहरी और हरिद्वार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तय है। जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई अहम कार्यक्रमों में भी बता दे हिस्सा लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के सभी मीटिंग्स तय हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए ये साफ है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बता दें हैं चार धाम से रिलेटेड, जिससे चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। अब इसको पारदर्शी बनाने के लिए बता दें लगातार तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। इस बार यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बता दें ट्रिप कार्ड सिस्टम में बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है। अब बता दें चारधाम यात्रा में चलने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या फिर आपको बता दें वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर में लिखना अब जरूरी होगा।
ऐसे में अगर यात्रियों की कोई शिकायत आती थी तो कार्रवाई सिर्फ चालक पर होती थी, जबकि टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती थी। पर अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी सीधे तय होगी। हमारी चारधाम यात्रा 2026 है, उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल उसमें रहेगी। लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके। साथ ही इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जैसे जाम की स्थिति होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो जो मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड होगा ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड में, हम उस पर एसएमएस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन भी भेज सकें। और कुछ कस्टमाइजेशंस हमने करवाई हैं इस बार। जो ट्रिप कार्ड में कई बार दिक्कत आती थी, कैंसिल कराने में दिक्कत आती थी, तो हमने अपने जो चेक पोस्ट है हमारे वहाँ पर भी उनको हम पावर दिलवा रहे हैं इसमें कि वो वहाँ पर भी उसमें चेंजेस कर सकेंगे। तो उससे जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी इसमें रियायत मिलेगी। और साथ ही जो ऑल इंडिया परमिट की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स को हमेशा से एक शिकायत रहती थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश से बाहर की गाड़ियां आके यहाँ पर व्हीकल चला रही हैं, यात्रा शुरू कर रही हैं, उससे हमारा व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। तो भारत सरकार ने इसमें जो ऑल इंडिया परमिट की जो शर्तें हैं उसमें चेंजेस कर दी हैं और कोई भी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी अपने होम स्टेट से ही कोई भी अपना प्लान जो है वो शुरू कर सकेंगे। ड्रेस को लेके भी आपने ड्राइव चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने पर अब परमिट रद्द होगा। परिवहन विभाग ने ये सख्त कानून, नए नियम बना दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर क्षेत्र में होली के दिन हुई मारपीट की घटना के बाद आज व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। घटना के विरोध में गुरुवार को बता दें कीर्ति नगर बाजार पूरी तरह बंद रखा गया। इसके बाद व्यापारी और स्थानीय लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का आरोप है कि होली के दिन बाजार चेक पोस्ट के पास कुछ युवकों ने, बता दें, व्यापारियों के साथ मारपीट की थी और अभद्रता की थी। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार अब कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राहुल राणा, कीर्ति नगर में हमारी शॉप है मेन मार्केट में। और जैसे कि कल होली था तो होली का सेलिब्रेशन के बाद वो घर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर से आए हुए, मतलब बाहर से मतलब पास के कोई गांव से या थाना चौराहा जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे, वहाँ के कुछ लड़कों ने आकर यहाँ पर हर किसी से लड़ाई करने की कोशिश करी, उन्हें भड़काने की कोशिश करी, गलत गलत गालियां दी और उससे फिर उनको उसके बाद उन्होंने हाथापाई की। और इसमें उन्होंने कुछ, किसी का कोई दोष नहीं था, उसके बाद भी किसी के साथ भी लड़ते रहे। यहाँ पे दो तो बंद हो रखे हैं और तीन फरार हो रखे हैं। और अभी भी हमें ऐसे है कि ये कभी भी दुकान में जाके इन्होंने, दुकानी के अंदर जाके इन्होंने हमारे बच्चों को मारा। ये इनकी कितनी हिम्मत बनी कि जो ये दुकानदार, वहाँ पे पुलिस वाले थे। ये कल शाम को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक पक्ष जो ये यहाँ पर व्यापारी हैं उन पे 3 लोगों पे चोट लगी थी। तो इसमें हमने कल ही उनकी अरेस्टिंग कर ली थी जो 170 BNSS में, क्योंकि ये लोग हमारे पास आज आए हैं तहरीर लेके। तो तहरीर के आधार पे जो भी सुसंगत धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी कुछ व्यापार संघ के लोग आए थे, उनके साथ में कुछ एक स्थानीय लोगों के द्वारा भी मुझे बताया गया कि कल यहाँ पर मारपीट का कोई मैटर हुआ है। इसमें मौके पे कल जो है मेडिकल वगैरह करा दिया गया है। एसएसओ साहब को जो है एफआईआर कराने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री बता दें गणेश जोशी ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बता दें सैनिकों के काम और योजनाओं की जानकारी ली और कुछ, बता दें, जरूरी जानकारियां भी दी गई हैं।
बता दें मंत्री ने साफ कहा है कि सैनिक विश्राम गृह जल्दी ठीक किए जाएं, शहीद द्वार भी जल्दी बनाया जाए, साथ ही कोट द्वार, मसूरी और पिथौरागढ़ में बनने वाले सैनिक विश्राम गृह और कार्यालय जल्दी शुरू हों। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर ठीक किया जाए और देहरादून में भर्ती प्रशिक्षण केंद्र जल्दी खोला जाए, ऐसे निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। बता दें मंत्री ने युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने में आने वाली समस्या जल्दी दूर करने के भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून में। बता दें जिलाधिकारी सबीन बंसल ने भगवानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन और पोषण सामग्री देने वाले केंद्रीय गोदाम का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजी जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी की है। उन्होंने बता दें अंडे, खजूर और केले के सैंपल्स लिए। टिहरी, उत्तरकाशी और डोईवाला जा रहे वाहनों को रोककर भी सैंपलिंग की गई है। बता दें डीएम ने गोदाम में सामग्री पैकिंग और वितरण की पूरी प्रक्रिया भी देखी है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश भी दिए कि हर गोदाम में सामग्री को साफ सुथरा और नियमों के अनुसार रखा जाए। कोई भी कम गुणवत्ता वाली सामग्री बच्चों और माताओं तक ना पहुंचाई जाए। बता दें देहरादून में डीएम ने ये गोदाम में बड़ा निरीक्षण किया है, जिसको लेकर अब स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी भी डीएम के निर्देशों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति को और व्यवस्थित करने में अब लगातार जुट गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में अगले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां अब तेज कर दी हैं। बता दें पार्टी चाहती है कि जनता तक सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी सीधे तौर पर पहुंचे। पार्टी नेतृत्व ने यह साफ कहा है कि बूथ स्तर से लेकर बड़े कार्यक्रमों तक अभियान चलाए जाएंगे। खास तौर पर महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचना पार्टी की प्राथमिकता है। बता दें दीप्ति रावत भारद्वाज प्रदेश महामंत्री का ये साफ कहना है कि उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनना बहुत जरूरी है। पार्टी को भरोसा है कि बता दें जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, उनको पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही दीप्ति रावत भारद्वाज ने यह साफ कहा कि महिलाओं, युवाओं और किसानों की भूमिका इस चुनाव में बहुत अहम होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में तीसरी बार आना बिल्कुल जरूरी है और आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी महिलाओं का होगा, हमारे युवाओं का होगा, हमारे किसानों का होगा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का होगा। तो आप वो देखेंगे कि ये सारी लोग, ये फैक्टर्स जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अब महिलाओं के लिए या पार्टी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन तक, हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन तक हम पहुंचे और अपनी बात, जो हमने काम किए हैं, उनको वहां तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग माध्यम से, बूथ से लेकर और बड़े लोकसभा तक के कार्यक्रम पार्टी के आगामी कुछ महीनों में होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून के बता दें रिस्पाना नगर में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल मृतका कहकशा आलम की शादी बता दें 19 नवंबर 2025 को सहबाज आलम से हुई थी, जो देहरादून में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता है। बता दें मृतका के भाई सलमान आसिफ, जो रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। परिजनों का यह साफ आरोप है कि शादी के बाद से ही कहकशा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बताया भी जा रहा है कि ससुराल वाले शहस्त्रधरा रोड पर प्लॉट खरीदने के लिए 50 लाख रुपयों की लगातार मांग करते नजर आ रहे थे। 3 मार्च को भी कहकशा ने अपने भाई को फोन कर घर में तनाव की बात बताई थी। उसी रात करीब 1:30 बजे उसके ससुर ने फोन कर बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब परिजन दून हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने
उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कल सलमान आसिफ जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकशा आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डायरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं उनको नामजद किया गया है। पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया है और उनसे संबंधित में जानकारी की जा रही है। मृतका का जो है वो पंचायत में भर दिया गया है और बॉडी का PM करवाने के उपरांत उनके परिजनों के सुपुर्द इसमें कर दिया गया है। जो तफ्तीश इसमें जो हमारे CO ट्रैफिक साहब हैं उनके सुपुर्द की गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी के साथ बता दें, आज सुबह 7 बजे से ही यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाएंगे उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी दी जाएगी। बता दें, ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसके बाद 22 अप्रैल को बता दें, केदारनाथ टेंपल और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ टेंपल के कपाट खुलने के साथ यात्रा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उधम सिंह नगर जिले के बता दें, दिनेशपुर थाना क्षेत्र के कालीनगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 17 वर्षीय बता दें अनुज राठौर ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। तो ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां जानकारी के मुताबिक बता दें कुछ समय पहले अनुज की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती बता दें प्यार में बदल गई। परिजनों का यह साफ कहना है कि हाल ही में युवती ने कथित तौर पर अनुज से बात करना बंद कर दिया और रिश्ता उसने खत्म कर दिया था। इसके बाद से ही वह काफी मानसिक तनाव में रहने लगा था। बताया भी जा रहा है कि इसी तनाव में आकर अनुज ने बड़ा कदम उठाया है। घटना जो हुआ कि होली वाला दिन लड़की के घर में गए, तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसके भैया का फोन छीन लाया। फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूंगी अगर फोन नहीं दिया तो फिर मैं फोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, तेरे जैसा भोसड़ी वाला कितना मिल जाएगा, ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हाथ से जय कर लिया। जैसा हमने अभी तक सुना है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जो लड़की है वो खटीमा की रहने वाली है और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनके बीच में दोस्ती हुई है। जैसा भी उनकी माताजी से हमने सुना कि ये फोन वापस करने के लिए खटीमा गए थे और इसकी माताजी, और उसी बीच मौका पाते ही जब लड़की ने मना कर दी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, वो उससे क्षुब्ध होकर फांसी गले में फांसी लटका दिया। आज उसकी माँ रो रो के बुरा हाल है। 5 भाई बहन है और ये भाई में सबसे बड़ा है और जिसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और ये अपने आप को कोस रही है मैं क्यों खटीमा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी में बन रहे NIT कैंपस के बिल्डिंग काम पर अब लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठेका कई बार बदलना, पेटी पर पेटी यानी कि वजह से काम सही नहीं हो पा रहा है। इस NIT कैंपस का असली ठेका बता दें 1000 करोड़ रुपयों में दिया गया था। पहले NBCC कंपनी को मिला, लेकिन उन्होंने काम किए बिना ही ठेका सैम इंडिया को 750 करोड़ में दे दिया था। फिर सैम इंडिया ने भी बिना काम किए ठेका हिमालयन कंपनी को 550 करोड़ रुपए में दिया। अब यही कंपनी बिल्डिंग का काम कर रही है। इस
स्थानीय लोग और नेता सुधीर जोशी ये साफ कह रहे हैं कि इतने कम पैसे में काम होने से बिल्डिंग कमजोर और घटिया बनेगी। लोग पूछ रहे हैं कि बाकी 450 करोड़ रुपए कहां गए और क्या इसका कुछ हिस्सा किसी अधिकारी या नेता को मिला है। हित के मुद्दों पर कितने भी मुकदमे हमारे ऊपर लग जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में अगर देखा जाए, देखिए मैं उच्च शिक्षण संस्थान को धरोहर मानता हूं और देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सुमाड़ी गांव में अगर बनने जा रही है, निर्माणाधीन कार्य वहां पर चल रहा है, तो उस पर गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि भैया आप सबसे पहले ठेका मिलता है एनबीसीसी को, जो कि नवरत्नों में से एक कंपनी है, वो अपना परसेंटेज ले लेती है और उसके बाद वो ठेका बेच देती है सैम इंडिया को। सैम इंडिया ठेका लेता है, फिर वो भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ता है और फिर वो ठेका एक तरीके से बेच देता है हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए, 1000 करोड़ रुपए एक तरीके से पहले फर्स्ट फेज में स्वीकृत किए, 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और देखिए आज अब जो काम चल रहा है वहां पर कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा ये हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी क्योंकि सब लोगों ने अपना परसेंटेज ले चुके हैं। ये हमारी बात है और देश भर का बच्चा वहां पर आने वाला है। तो एक बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में वहां जो इंजीनियर्स निकलेंगे, जो एक रिसर्च वर्क वहां पर होगा, वो अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, अच्छे लोग वहां पर नहीं आएंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, तो वो लोग भी शायद यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और देखिए हम लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी हम सब लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम सारे लोगों की भी बात सुनवाई होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।